लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिग सक्सेस को और घंटी को प्रेस करें ऑल ऑप्शन को और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। नमस्कार साथियों, मेरे मेरे साथ के सभी माध्यमिक शिक्षक जो वर्ग 2 में क्वालिफाइड हुए हैं उनके लिए ये आदेश है नया। आप देख रहे हैं दिनांक यहाँ पर हमें दी हुई है 24/3/2021, जो कि MPPEB की साइट से निकाला गया है ये आदेश और झूठा नहीं है। आप भी जाके इसे देख सकते हैं। जिन लोगों को साइट चलाती नहीं आती उनके लिए यह वीडियो बना के, और ताकि वह उनका समय जाए ना, इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं ट्राइबल का ये आदेश है कि कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्य मध्य प्रदेश क्रमांक ये जो है ना, ये अपना जो आदेश क्रमांक है ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्रति मुख्य परिचालन अधिकारी MP ऑनलाइन मध्य प्रदेश भोपाल को कहता है विषय आदिम जाति कल्याण विभाग की शालाओं में माध्यमिक शिक्षक की सीधी भर्ती हेतु विभागीय निर्देशों का प्रश्न। विषय अंतर्गत जनजाति कार्य विभाग की शालाओं में माध्यमिक शिक्षकों के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्देशिका प्रेषित की जा रही है। तदनुसार MP ऑनलाइन के पोर्टल, ये जो पोर्टल की जो साइट दी हुई है ये MP ऑनलाइन वाले के लिए है, पर अपलोड करने हेतु संलग्न प्रेषित है। उपरोक्त अनुसार यहाँ आप देख रहे हैं आयुक्त जनजाति कार्य मध्य प्रदेश। देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो आदेश है क्या है। तो हमारा आदेश बोल रहा है कार्यालय जनजाति कार्य मध्य प्रदेश, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में अर्ह पाए गए, मतलब कि जो क्वालिफाइड हुए हैं वर्ग 2 में पाए गए आवेदकों की काउंसलिंग के लिए निर्देशिका। नंबर 1 में आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही बारीक अक्षरों पे लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नंबर 1 दिया है मध्य प्रदेश जनजाति एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग सेवा एवं भर्ती नियम 2018 तथा इस नियम में समय समय पर किए गए संशोधन इसे आगे भर्ती नियम 2018 उल्लेखित किया गया है और विभाग द्वारा आदेश क्रमांक F4126/2018-25 दिनांक 14/9/2018 के द्वारा जारी नियोजन की प्रक्रिया में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी से जनजाति कार्य विभाग में माध्यमिक शिक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की भर्ती हेतु प्रक्रिया आरंभ की गई है। दूसरा बोल रहा है हमारा, दूसरा जो पॉइंट बोल रहा है विषय एवं प्रवर्ग रिक्तियाँ परिशिष्ट 1A पर संलग्न है। नंबर 3 है शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हताएँ। तो मध्य प्रदेश जनजाति एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग सेवा एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। क्या होगा? नंबर 1 है हमारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्ह पाए गए अभ्यर्थी के आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। मतलब कि जिन्होंने 2018 की वर्ग 2 की परीक्षा पास कर ली है वही यह आवेदन करने के लिए पात्र होंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा है। नंबर 2 है हमारा संबंधित विषय में स्नातक उपाधि के साथ B.Ed या उसके समकक्ष, मतलब आपको स्नातक और B.Ed होना आवश्यक है, उसके समकक्ष होना आवश्यक है। तीसरा है संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में शास्त्री उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी, ये संस्कृत वाले के लिए है। चौथा है संबंधित विषय से तात्पर्य शासन आदेश दिनांक 14/9/2018 की कंडिका 1 में उल्लेखित विषय से है। तो ये आपको कंडिका में मिलेगा कि वहाँ पर क्या लिखा गया है इस कंडिका में, ठीक है। आयु सीमा बोला है, तो आयु सीमा आप देख रहे हैं 4.1 में न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु आपकी ये यहाँ पर ये इतनी पूरी दी हुई है, अधिकतम आयु इतनी होना चाहिए, ठीक है। और जो अतिथि शिक्षक है उनके लिए जो विशेष छूट दी हुई है वो इधर साइड दी हुई है, ये वाले कॉलम में यहाँ आप देख रहे हैं, है ना। ये अतिथि शिक्षक के लिए है, अतिथि के लिए, और ये सीधी दी हुई है, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे यहाँ पर। तो जो अतिथि नहीं है उनके लिए जो आयु सीमा है वो ये है, और जो अतिथि शिक्षक है उनके लिए, गेस्ट टीचरों के लिए ये वाली आयु सीमा काम करेगी, ठीक है। तो आप इस पर देख लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं यहाँ पर कि कितनी है। चलिए आगे चलते हैं, अपन देख रहे हैं 4.3 बोलता है हमारा, क्या बोलता है तो दब गया। 4.3 बोलता है आयु की गणना दिनांक 1/1/2019 की स्थिति की
से की जाएगी। कब से ली जाएगी आयु की? तो 1/1/2019 से। और 4.4 बोलता है कि मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी को ही कंडिका 4.2 अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा। 4.5 बोलता है हमारा उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्य प्रदेश शासन निगम मंडल के कर्मचारी है या रह चुके हैं। अधिकतम आयु सीमा में छूट मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित प्रावधान अनुसार होगी। 4.6 बोलता है ऐसे उम्मीदवार को जो भूतपूर्व सैनिक हो की आयु का निर्धारण भर्ती नियम 2018 के नियम 8 घ के अनुसार होगा। 4.7 अनुसूचित जाति के अंतर्गत विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त सवर्ण पति पत्नी के मामले में अधिनियम आयु सीमा में छूट सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार होगी। थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ मैं, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। 4.8 हमारा कहता है, फिर तब क्या थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। 4.8 विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में छूट सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार होगी। थोड़ा सा मैं सेटिंग करके ब्रश को छोटा कर ले रहा हूँ। चलिए 4.9 हमारा क्या कहता है? मध्य प्रदेश शासन के शासकीय शालाओं में कार्य कर चुके अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र में एवं न्यूनतम 200 दिवस का कार्य अनुभव प्राप्त हो को अधिक आयु सीमा में 9 वर्ष की छूट प्राप्त होगी। तो उनको अतिथि शिक्षक जो रहेंगे उनको अधिकतम 9 वर्ष की आयु सीमा में छूट होगी। 4.10 हमारा कहता है उक्त के अतिरिक्त मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी आयु संबंधी प्रावधान लागू होंगे। ठीक है। 5वां जो पॉइंट है इसका आरक्षण के संबंध में है। तो आरक्षण देख रहे हैं आप, मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 क्रमांक 21 सन 1994 के उप संबंधों सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उनकी अधिसूचना क्रमांक 6/1/2002 दिनांक 19 सितंबर 2002 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण नियम 1998 और राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए संशोधित आदेश के अनुसरण में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्गों अनारक्षित प्रवर्गों के आर्थिक रूप से कमज़ोर है ना। यहाँ पर देखिए अभी जो सत्यापन चालू है वो किनका चालू है? तो ये आप देख रहे हैं अन्य पिछड़े वर्गों और अनारक्षित प्रवर्गों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित किए गए हैं। तो ये वाले में अभी फ़िलहाल सत्यापन चल रहा है अभी करंट की डेट में, अपन इसे आगे भी देखेंगे। दूसरा बोल रहा है हमारा रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के लिए निम्नानुसार शैक्षणिक हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। 1 महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। 2 जो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 और मध्य प्रदेश दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2017 के अनुसार 6% पदों का आरक्षण प्रत्येक श्रेणी के लिए 1.5% की सीमा में निम्नानुसार है। दृष्टिबाधित और कम दृष्टि। दूसरा है बहरे और कम सुनने वाले। तीसरा है लोक मोटर डिसेबिलिटी जिसमें सेरेब्रम पल्सी कुष्ठ रोग मुक्त बोनापान एसिड अटैक पीड़ित मस्कुलर डिस्ट्रोफी सम्मिलित है। चौथा है बहुविकलांग 1, 2, 3 एवं को सम्मिलित करते हुए अनुसूचित चिकित्सा पदाधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी न्यूनतम 40% दिव्यांग का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। 3 भूतपूर्व सैनिक के लिए 10%। 4 शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियाँ अतिथि शिक्षक। फिर से आप देख सकते हैं ये वाले को 4 नंबर में जो बोल रहा है शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियाँ अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एक न्यूनतम
200 दिवस शासकीय विद्यालय में अतिथि के लिए आरक्षित की जाएगी, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये 200 दिवसों या फिर 3 शैक्षणिक सत्र के बारे में दिया है। अतिथि शिक्षक के बारे में, शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया होकर के बोल रहा है। परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। ये तो लिखा है, पर ये नहीं लिखा है कि अगर कहना चाहिए कि जो बाकी जो पद है वो अगर खाली रहते हैं तो अतिथि शिक्षकों से भरे जाएंगे, ऐसा नहीं लिखा है। चलिए 6वां देखते हैं। समस्त अंक सूची उपाधि शैक्षणिक एवं व्यावसायिक मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा अभिविहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। यह दायित्व पूरी तरह से अभ्यर्थी का होगा। ठीक है। 7वां जो है, आरक्षण तथा आयु सीमा संबंधी छूट मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही दे होगी। नेक्स्ट पेज हम देख लेते हैं। 14 मिनट का वीडियो हो चुका है, पर और देख लेते हैं हम। चलिए देख रहे हैं अपन 8वें नंबर का जो है वो क्या बोल रहा है हमारा। 8वें नंबर में हमारा बोलता है परिवीक्षा एवं वेतन। मध्य प्रदेश जनजाति एवं अनुसूचित जाति से शिक्षण संवर्ग सेवा एवं भर्ती नियम 2018 तथा इस नियम की अद्यतन अधिसूचना अंतर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार होगा। निर्भरताएं क्या है भैया, 9वें में देख रहे हैं आप। नंबर 1 है, यदि वह भारत का नागरिक अथवा नेपाल या भूटान की प्रजा नहीं हो। ठीक है। दूसरा है, यदि उसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला या जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण, सहकारी सोसाइटी या केंद्र या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सर्वाधिक क्षेत्र के उपक्रम की सेवा से अवचार के कारण क्या किया गया हो, बर्खास्त किया गया हो। मतलब उस पर कोई पुलिस केस हो जिसे उससे बर्खास्त किया गया हो किसी पद से, तो ये हमें इस पर देखना दिया है। और तीसरा पॉइंट हमारा बोल रहा है क्या, यदि उसे ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अक्षमता अंतर्ग्रस्त हो, परंतु जहां ऐसा मामला अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में लंबित हो, तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाए। मतलब कि कहना चाहिए जब तक कि उसका केस फाइनल नहीं हो जाता तब तक लंबित रखा जाए बोल रहा है। चौथा है, यदि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नी है और स्त्री अभ्यर्थी की दशा में यदि उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पूर्व से एक जीवित पत्नी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 5वां, यदि वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी उपक्रम या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किसी निकाय का कर्मचारी हो, तो जब तक उसने अपने नियोजनकर्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो और उसकी नियुक्ति हेतु अभिलेखों के सत्यापन के समय यह अनापत्ति अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया हो। 6वां, कोई भी अभ्यर्थी जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान हो, जिनमें से एक का जन्म दिनांक 26/1/2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, किसी सेवा, कोई भी अभ्यर्थी जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान, मतलब 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, हुआ हो, किसी सेवा या पद नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी अभ्यर्थी जिसके पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव दिनांक 26/1/2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, जिसको 2 या 2 से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं होगा। चलिए 7वां देखते हैं हम। तो 2 से अधिक संतान भी नहीं होना चाहिए बोल रहा है वो। ठीक है। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी किसी 7वां बोल रहा है, किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को शासन द्वारा चयन में उसकी उपस्थिति होने के लिए निर्हरता माना जा सकेगा। फिर है 8वां हमारा, कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। 9वां है, मध्य प्रदेश सिविल सेवा की मान्यता
सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 में दिए गए प्रावधान एवं समय समय पर शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार निरर्हता अभ्यर्थियों के लिए लागू होंगे। 10वां बोल रहा है हमारा योग्यता सह चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया विभाग के आदेश क्रमांक F यहाँ देख रहे हैं आप 04/126/2018 25/1 दिनांक 14/9/2018 के अनुसरण में होगी। इसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में सबसे ऊपर दर्शाया जाएगा और इसके बाद अन्य नाम अवरोही क्रम में दर्शाए जाएंगे। ठीक है। 11वां हमारा बोल रहा है अधिनियम निर्देश विभिन्न सूचनाओं तथा इन निर्देशिका के मध्य किसी भी प्रकार का विरोधाभास अथवा अंतर पाए जाने की स्थिति में मूल अधिनियम नियम अधिसूचना निर्देशित मान्य होंगे। 12वां बोल रहा है हमारा अभ्यर्थियों में यह अपेक्षा है कि वे ऑनलाइन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के पूर्व समस्त आवश्यक अधिनियम नियम तथा अद्यतन निर्देशों का अध्ययन कर ले। आवश्यक अभिलेख MP ऑनलाइन के पोर्टल, ये जो साइट दी हुई है https://trc.mponline.go.in पर उपलब्ध है। नेक्स्ट है हमारा इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ी होगी या फिर प्रक्रिया शुल्क होगा, ये कितना होगा तो 100 रुपये होगा और पोर्टल वाले का अलग से चार्ज होगा। ये है शुल्क नॉन रिफंडेबल होगी, मतलब इसके बाद में आपका चयन होता है नहीं होता, लेकिन आपको ये 100 रुपये वापस नहीं किए जाएंगे। यदि आवेदन 7 पेज से अधिक दस्तावेज अपलोड करते हैं तो 7 पेज के पश्चात प्रति पेज आपको 5 रुपये और देना होगा MP ऑनलाइन वाले को। प्रश्न उसके बाद में 14 पॉइंट है अभ्यर्थी को ऑनलाइन प्रक्रिया के संबंध में जिज्ञासा समस्या के समाधान के लिए MP ऑनलाइन के कॉल सेंटर 0755 620200 पर समय प्रातः 8:30 से रात्रि 8:30 बजे तक संपर्क किया जा सकेगा। नेक्स्ट हमारा है 15 नंबर का भर्ती प्रक्रिया निम्नानुसार चरण में होगी। 15 का 1 जो है आप देख रहे हैं भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार होगी। तो अभी वर्तमान में जो चल रही है हमारी, ये चल रही है 15.1 वाली। पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले, निर्धारित मतलब कि SC ST 75 से ऊपर होना चाहिए और जो जनरल वाले हैं वो 90 से ऊपर नंबर वाले जो इस पर क्वालिफाइड माने गए हैं। ठीक है। अनारक्षित वर्ग से ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS अभ्यर्थी की श्रेणी में आते हैं वे अपनी प्रविष्टि MP ऑनलाइन पोर्टल पर करेंगे। EWS श्रेणी में होने की पुष्टि सत्यापन करते हुए अभ्यर्थी EWS श्रेणी के समान यस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो अभ्यर्थी इस श्रेणी में नहीं आते उनसे इस चरण में कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। यह कार्रवाई केवल अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से संबंधित देख रहे हैं 15.2। तदुपरांत राज्य स्तर से MP ऑनलाइन पोर्टल पर प्रमाणित रिक्तियों के आधार पर प्रावधिक मुख्य चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची अपलोड की जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं ये 15 का दूसरा जो पॉइंट है ये अभी हमारा चालू नहीं हुआ है, ये 19 अप्रैल के बाद में चालू होगा। इसकी दिनांक मैं आपको नीचे बताऊंगा। तो ये जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं कि अभी ट्राइबल की जो सूची आने वाली है चयनित या फिर प्रतीक्षा सूची, ये अभी हमारी आने वाली है 19 अप्रैल को लगभग। अब ये आएगी कि नहीं आएगी देखते हैं, पर अभी फिलहाल आदेश में तो लिखा है कि 19 अप्रैल तक आ जाएगी। ठीक है, ये दिनांक मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तदुपरांत राज्य से MP ऑनलाइन पोर्टल पर प्रमाणित रिक्तियों के आधार पर, मतलब जैसे अभी एजुकेशन की जो रिक्तियाँ लिख रही है और जिस वर्ग 2 में जिनके नाम आए हैं, इसी प्रकार अभी ट्राइबल की आएगी जो 19 अप्रैल को आएगी। हमारी मुख्य चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची अपलोड की जाएगी। यह सूची पश्चातवर्ती तिथियों में विहित, पश्चातवर्ती मतलब जो नीचे दी हुई है, प्रक्रिया के आधार पर संबंधितों के दस्तावेजों के सत्यापन तथा रिक्त पदों की संख्या के अधीन होंगे। प्रावधिक सूची में नाम सम्मिलित होने के आधार पर कोई अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगा। मतलब इस सूची में जिनका नाम आएगा वो है यह नहीं माने कि उसकी नियुक्ति हो ही जाएगी। वह पूरी पात्रता को पहले पूरी करेगा, उसके बाद में अंतिम सूची में जब उसका नाम आएगा तब उसकी जॉब लगेगी। इस सूची के आधार पर नहीं माना जाएगा कि उसकी जॉब लगेगी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 5.3 प्रावधिक सूची में जिन अभ्यर्थियों के नाम प्रदर्शित है, 5.3 देख रहे हैं, प्रदर्शित किए जाएंगे उन्हें निर्धारित फीस जमा कर, मतलब जो 100 रुपये चार्ज है वो जमा कर MP ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित अवधि में अपने दस्तावेज अपलोड करने होंगे। मतलब कि वो 100 रुपये जमा करना है और फिर MP ऑनलाइन से अपने जो महत्वपूर्ण दस्तावेज जो MP ऑनलाइन वाला आपको बताएगा कि क्या क्या दस्तावेज आपको वहाँ पर अपलोड करने हैं, वह आपको अपलोड करने हैं। फिर उसके बाद में आपका दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को यह प्रविष्टि करनी है, क्या प्रविष्टि करनी है होगी कि वह किस जिले
में अपने दस्तावेज का सत्यापन कराना चाहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है सब अपने अपने ज़िले में कराएंगे। अतिथि शिक्षक को उसी ज़िले में, यहाँ पर देखिए आप, अतिथि शिक्षक को उसी ज़िले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा जिस ज़िले में उसके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाया गया है। मतलब जिस ज़िले में अतिथि शिक्षक ने अतिथि के रूप में पढ़ाया है उसी ज़िले में उसको क्या कराना पड़ेगा, दस्तावेज का जो सत्यापन कराना होगा, कार्य किया है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप, अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। जहाँ जिसने ज़्यादा अतिथि के रूप में पढ़ाया उसी जिलों को वो चयन करके वहाँ पर उसका सत्यापन करा सकता है। सत्यापन हेतु जिले तथा कार्यालय के चयन का अंतिम अधिकार आयुक्त आदिवासी विकास का होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 15.4। दस्तावेजों के सत्यापन के साथ ही अभ्यर्थी को पोर्टल पर दर्शाई गई रिक्तियों के आधार पर अंतिम रूप से चयनित हो जाने, ये देखिए अभी मैं बता रहा था आपको कि अंतिम रूप से, यहाँ पर लिखा है अंतिम रूप से चयनित हो जाने की दशा में पद स्थापना संबंधी विकल्प चॉइस फिलिंग की जाएगी। वहाँ पर इसी स्तर पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि दस्तावेजों के सत्यापन एवं वास्तविक रिक्तियों के आधार पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी ही नियुक्ति के लिए पात्र माने जाएंगे। साला विकल्प प्रावधिक रूप से प्रतीक्षा सूची में अंकित अभ्यर्थियों से भी प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है साला विकल्प प्रावधिक रूप से प्रतीक्षा सूची में अंकित अभ्यर्थियों से भी प्राप्त किया जा रहा है। मतलब जो वेटिंग लिस्ट में होंगे उनके द्वारा भी साला का चयन किया जा सकता है, परंतु उन्हें साला आवंटन की कार्यवाही नियुक्ति किए जाने की दशा में ही विचार में ली जाएगी। ठीक है, 5.6 हमारा बोल रहा है तदुपरांत संबंधी अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन हेतु सहायक आयुक्त कार्यालय में निर्धारित दिनांक तथा समय पर उपस्थित होकर, निर्धारित दिनांक और ये समय जो है आपको ये नीचे प्राप्त हो जाएगा, बस आने वाला है, होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेज एवं उसकी स्वप्रमाणित प्रतियों को 2 सेट के रूप में, यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी सत्यापन के लिए जाएंगे उनकी जो फोटोकॉपी रहेगी, उनके जो सेट रहेंगे वो कितने सेट होंगे, 2 सेट साथ लाने होंगे। यह सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज में मिलान कर कार्यालय में जमा कर लिए जाएंगे तथा इसका ऑनलाइन प्रमाणीकरण किया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति ऑनलाइन जनरेट पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी, जिसमें एक रेफरेंस नंबर होगा। निर्धारित तिथि तथा समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों को चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब आप पहले से दस्तावेज जो है वो अप टू डेट रखें, बोल रहा है। 7वां है दस्तावेज के सत्यापन उपरांत अंतिम रूप से अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों की प्रथम चरण की चयन सूची, प्रतीक्षा सूची एवं नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रक्रिया की जाएगी। फिर नीचे लिखा है समस्त अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि वे समस्त दस्तावेज तथा जाति, शैक्षणिक योग्यता, देखिए क्या क्या लगेगा आपको, किया जाता है कि वे समस्त दस्तावेज जैसे जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, अनुभव, आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए जाने की तिथि के पूर्व ही अपने स्तर पर तैयार रखेंगे। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा के दौरान समस्त अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि ये जो सब दस्तावेज है, अनुभव, आरक्षण संबंधी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए जाने की तिथि के पूर्व ही अपने स्तर पर तैयार रखेंगे। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा के दौरान जिन अभ्यर्थियों ने अपने उपरोक्त दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए हैं उन्हें भी नए सिरे से समस्त दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा, बोल रहा है। चलिए देखते हैं हम, जो मेन हमारी जो दिनांक है वो इस पे है, इस पे ध्यान दीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तो जो 17 नंबर में है वो है महत्वपूर्ण गतिविधियों की तिथियां जो है। अभी फ़िलहाल जो 1 नंबर में चल रहा है वो आप देख रहे हैं MP ऑनलाइन पोर्टल HTTPS वाली जो ये साइट है हमारा, पहले नंबर में निर्देशिका रिक्तियाँ सुसंगत नियम
अधिनियम तथा निर्देशों को अपलोड करना। कब से कब तक है? तो ये 22 मार्च 2021 से है, तो ये हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा, अनारक्षित वर्ग में अभ्यर्थी रूप से कमजोर EWS की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीयन सिर्फ अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए होगा। तो ये अभी आप देख रहे हैं 23 मार्च से जो चालू हुआ है, तो 4 अप्रैल तक चल रहा है ये अभी किसका? अपना अनारक्षित, मतलब जो जनरल में आते हैं और जो किसी रूप से विकलांग है, उनका अभी डॉक्यूमेंट अपलोड और सत्यापन चल रहा है 23 मार्च से 4 अप्रैल तक। नेक्स्ट देखते हैं हम तीसरा, MP ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के आधार पर प्रावधानी चयन प्रतीक्षा सूची को अपलोड करना। MP ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के आधार पर प्रावधानिक चयन प्रतीक्षा सूची को अपलोड करना, ये हमारी 19 अप्रैल को हो जाएगी MP ऑनलाइन द्वारा। ठीक है, फिर देख रहे हैं आप चौथे नंबर में काउंसलिंग, प्रावधानिक चयनित प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज का अपलोड करना तथा शालाओं के विकल्प चयन करना। ये कब होगा हमारा? तो ये होगा हमारा 23 अप्रैल 2021 से 16 मई 2021 तक चलेगा ये कार्यक्रम हमारा। ठीक है, पांचवा आप देख रहे हैं जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन। जिला स्तर पर जो अभिलेखों का सत्यापन है, ये हमारा चलेगा 28 मई 2021 से 22 जून 2021 तक चलेगा सत्यापन दस्तावेज का। और फिर छठवा है हमारा सत्यापन उपरांत अंतिम चयन सूची प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन, ये जो होगा ये कमिंग सून लिखा है अपना 2021 में, लगभग जून जुलाई के समय में। नेक्स्ट आखिरी की जो लाइन बोल रही है हमारी, विशेष उपरोक्त तो तिथियाँ अनुमानित है तथा किसी भी समय आवश्यक होने पर परिवर्तित की जा सकेगी। ये तो आपको मालूम है कि परिवर्तित करना तो बहुत आसान है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, किसकी उम्र बढ़ रही है, किसके घर में खाने को नहीं है, इससे गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए, उपयुक्त तिथियों के अनुसार विवरण का प्रकाशन MP ऑनलाइन के पोर्टल पर किया जाएगा। अभिलेख सत्यापन के संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से स्थान, दिनांक तथा समय की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल दूरभाष क्रमांक पर SMS तथा ईमेल माध्यम से दी जाएगी। तो अपना जो मोबाइल है चालू नंबर, उसे आप समय समय पर देखते रहिए, मैसेज पढ़ते रहिए और ईमेल के द्वारा आप अपडेट रहिए, ताकि आप इस काउंसलिंग प्रक्रिया से चूकें ना। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो इसी प्रकार की जानकारी और भी आपको प्राप्त हो सके समय समय पर, इसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद। फिर